Hello students, in today's lecture number 1 on force and laws of motion, we shall discuss first the concept of force, then we shall discuss laws of motion and law of conservation of momentum. इससे पहले वाले चैप्टर में इन द चैप्टर मोशन में हमने बात की थी, क्या बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है किस टर्म में, उसकी पोजीशन की टर्म में, उसकी वेलोसिटी की टर्म में और एक्सिलरेशन की टर्म में. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्या वी नो दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन. आप देखते हैं अपने चारों तरफ जो व्हीकल्स हैं, कार अपनी स्पीड से मूव कर रही है, ट्रक अपनी स्पीड से चलता है और बस अपनी स्पीड से चलता है और ट्रेन अपनी स्पीड से चलती है, एरोप्लेन अपनी स्पीड से चलता है. तो डिफरेंट व्हीकल्स की स्पीड डिफरेंट है. घोड़ा अपनी स्पीड से दौड़ता है तो वहीं डंकी अपनी स्पीड से दौड़ेगा. ठीक है. हियर एंड टॉर्टॉइज की कहानी आपने सुनी है. हियर एंड टॉर्टॉइज वो अपनी अपनी स्पीड से दौड़ते हैं. तो आपने देखा कि हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं और उनकी पोजीशन अलग अलग समय पर अलग अलग हो रही है. ठीक है. यानी उनकी पोजीशन अलग है, अलग अलग समय पर वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाती है, एक्सिलरेशन भी अलग अलग है. तो इसका मतलब ये जो है, जो मोशन की हम बात करते हैं, पहले वाले चैप्टर में जो हमने मोशन की बात की, वो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को आप डिस्क्राइब करेंगे किसकी टर्म में कर सकते हैं. पोजीशन, किस तरीके से पोजीशन में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में किस टाइप से चेंज आ रहा है, एक्सिलरेशन में किस तरीके से चेंज आ रहा है. हम ये भी जानते हैं कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है. मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं. यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेज यदि कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर की जाती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. हम हमारे जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, क्वेश्चंस भी खड़े होते हैं हमारी डेली लाइफ में. जैसे कि आप देखते हो जब तेज हवा चलती है, विंड ब्लो होती है, धीरे से चल रही है या तेज चल रही है, तो जो पेड़ की ब्रांचेज हैं या लीव्स हैं, तो क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाई डू लीव्स और ब्रांचेज ऑफ ट्री शेक एज विंड ब्लो. जब हवा बहती है तो उस पेड़ की, किसी भी पेड़ की जो ब्रांचेज हैं या पत्तियां हैं, लीव्स, वो क्यों हिलने लग जाती हैं. वैसे ही क्वेश्चन दिमाग में आता है हमारी डेली लाइफ में. ये भी हम सोचते हैं कि व्हाई डज ए व्हीकल स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक. ब्रेक अप्लाई करने पर व्हीकल स्टॉप क्यों हो जाता है, ये भी प्रश्न हमारे सामने आता ही है. वाई डज ए व्हीकल स्टार्ट टू मूव एज इट इज पुश्ड और पुल्ड. जब किसी व्हीकल को पुश या पुल किया जाता है तो वो मूव करना शुरू कर देता है, तो ऐसा क्यों है. ऐसे ही वाई डज ए बॉल मूव्स एज वी हिट इट यूजिंग ए बैट और एनी अदर मीन. जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं या हिट करते हैं, पैर से हिट करते हैं या हाथ से, वॉलीबॉल है तो हाथ से हिट करते हैं, फुटबॉल है तो पैर से हिट करते हैं और क्रिकेट में बैट से हिट करते हैं, तो बॉल क्यों मूव करने लग जाती है, क्यों उसकी डायरेक्शन बदल जाती है. वाई डज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज विद टाइम. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ क्यों चेंज होती है. तो ये जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में जो मोशन हो रही है, कभी व्हीकल स्टॉप हो जाता है, कभी मोशन में आ जाता है, कभी पत्तियां हिलने लग जाती हैं हवा चलने पर, कभी हवा बंद हो जाती है तो पेड़ की पत्तियां ब्रांचेज जो है हिलता नहीं है, पत्तियां भी नहीं हिलती है. वैसे ही जो बॉल है उसकी पोजीशन बदल जाती है हिट करने से. हिट करते हैं तो बॉल की पोजीशन बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है. ठीक है. तो ये सब किस वजह से है, क्यों ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड जो है बदलता है टाइम के रेस्पेक्ट में, किस वजह से बदल लेता है, तो इन सब के पीछे कारण क्या है. ठीक है. तो और भी हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं. देखिए ये क्वेश्चंस भी आते हैं. डू ऑल मोशन रिक्वायर ए कॉज.
क्या इन सभी मोशंस के लिए जो आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस के रूप में ये जो टाइप्स ऑफ मोशन हमने देखा, ये अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्यों मोशन में आ रहा है, क्यों रेस्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या जो डिफरेंट टाइप की मोशंस हैं, कई केसेज में यूनिफॉर्म हो रही है, कई केसेज में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो जो डिफरेंट टाइप की मोशंस हैं, क्या उनको किसी कॉज की जरूरत होती है? क्या किसी वजह से हैं वो मोशंस? डू ऑल मोशंस रिक्वायर ए कॉज? क्या सभी मोशंस का कोई ना कोई कारण होता है? दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? यदि कॉज है मोशन का, तो उस कॉज का नेचर क्या है, यानी डिफरेंट मोशंस में कौन कौन सी टाइप का कॉज हो सकता है, क्या क्या वजह हो सकती है? तीसरा प्रश्न जो खड़ा होता है, वाई इज सम एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट? यानी रेस्ट ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो उसको मोशन में लाने के लिए, और यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टेशनरी पोजीशन में लाने के लिए कुछ एफर्ट की जरूरत क्यों होती है? तो इन सब का जवाब क्या है बेटा? इन सब का जवाब क्या है कि जो भी मोशन हो रही है, चाहे वो यूनिफॉर्म है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है, चाहे डायरेक्शन बदल रही है, चाहे एक्सिलरेशन बदल रहा है, चाहे स्पीड बदल रही है, इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह है फोर्स। क्या है? फोर्स। यानी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं तो वो अपनी पोजीशन बदलता है, ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्टेट बदल जाती है, स्टेट ऑफ मोशन बदल जाती है। किसकी? ऑब्जेक्ट की। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं। और ये पुशिंग और पुलिंग ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इसका मतलब इन सारे प्रश्नों का जवाब क्या है? फोर्स है। यानी फोर्स वो कॉज है जिसकी वजह से, फोर्स वो कॉज है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदलता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बदलता है। सारे आंसर मिल गए। देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? फोर्स है। फोर्स बैलेंस्ड हो सकता है, बैलेंस्ड फोर्स हो सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो सकता है, ये नेचर हो गया। डू ऑल मोशन रिक्वायर ए कॉज? यस, ऑब्वियसली ऑल मोशंस रिक्वायर ए कॉज। Why is some effort required to put a stationary object in motion or to stop a moving object? अगेन, और ऊपर जो क्वेश्चंस में हमने देखे कि क्यों कोई व्हीकल ब्रेक अप्लाई करने पर स्टॉप हो जाता है, क्यों हवा चलने पर पेड़ की पत्तियां और ब्रांचेज जो है हिलने लग जाती है, क्यों जो है व्हीकल को पुश या पुल करने पर व्हीकल मूव होने लगता है, क्यों बॉल को हिट करने से बॉल की स्पीड और डायरेक्शन बदल जाती है, क्यों ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में बदल जाती है। तो इन सब के पीछे क्या कॉज है? फोर्स। इन सब के पीछे क्या कॉज है? फोर्स। और नेचर ऑफ कॉज क्या है? बैलेंस्ड फोर्स हो सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो सकता है। तो अब हमें फोर्स के बारे में जानना जरूरी हो गया। तो यही तो बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में हमें समझना पड़ेगा। देखिए, फोर्स क्या होता है? फोर्स जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है बेटा फोर्स का। फोर्स का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एफ होता है। अब ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए, यहां से आप फोर्स की डेफिनेशन भी अपने दिमाग में बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक है या नहीं? पुशिंग और पुलिंग जिस वजह से होता है उसे हम फोर्स कहते हैं, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस वजह से चेंज होती है उसे हम फोर्स कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन जिस वजह से चेंज होता है उसे हम फोर्स कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की शेप और साइज जिस वजह से बदलती है, जिस कारण बदलती है, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम फोर्स में लिख सकते हैं। क्या क्या? पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, और इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और it can change speed as well as direction, और it can change shape और size of an object। तो इतने सारे काम कर सकता है फोर्स। देखिए, अब मैं आपको एनसीईआरटी बुक से कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, उसमें देखिए फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं। उसमें देखिए, अब देखिए इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। यदि आप इस बच्चे को देख रहे हैं तो बच्चा जो है एक ट्रॉली है, ट्रॉली को मूव कर रहा है, और इस ट्रॉली को मूव करने के लिए क्या कर रहा है? वो पुश कर रहा है, तो पुशिंग यानी फोर्स लगा रहा है। और ये जो ड्रॉअर होता है बेटा, ये ड्रॉअर को यदि आप बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा, तो अगेन फोर्स लगाना पड़ेगा। बच्चे ने ट्रॉली को मूव करने के लिए क्या किया? फोर्स लगाया, पुश किया, और इस ड्रॉअर को बाहर निकालने के लिए पुल किया, यानी फोर्स लगाया।
ये जो बच्चा है, लड़की है, ये क्या कर रही है, ये हॉकी है, स्टिक है, स्टिक से इस बॉल को हिट कर रही है, और इस बॉल को जब हिट करती है ये लड़की तो क्या हो रहा है, बॉल आगे मूव कर रहा है, बॉल की पोजीशन बदल रही है। यहां पर देखिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, जब इस स्प्रिंग को दोनों साइड से खींचोगे आप, इधर से भी खींचोगे इधर से खींचोगे, तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे ये स्पंज बॉल है, एक बॉल है, स्फेरिकल रबर बॉल आप कह सकते हो, रबर बॉल जो सॉफ्ट आती है, उस रबर बॉल को इस तरीके से दोनों हाथों से आप प्रेस करोगे तो इसकी शेप और साइज बदल रही है। क्या बदल रही है, शेप और साइज। तो इन सभी डायग्राम्स में आप देख रहे हैं क्या अप्लाई हो रहा है, कई जगह तो पुश हो रहा है और कई जगह पुल हो रहा है। तो ये पुशिंग और पुलिंग क्या कहलाता है, फोर्स लग रहा है। यानी सभी एक्टिविटीज में देखिए आप पोजीशन बदलने के लिए, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन बदलने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने के लिए क्या अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो पुशिंग एंड पुलिंग of an object is known as force. It can change the position of an object, it can change the shape or size of an object, it can change the speed and as well as direction of an object. तो इसे हम फोर्स कहते हैं, और फोर्स का सिंबल क्या है, कैपिटल एफ है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, फोर्स का सिंबल क्या है, कैपिटल एफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स की। यूनिट ऑफ फोर्स की यदि हम बात करें तो पहले मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा पहले क्या था, जो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, ठीक है, इन सभी देशों में अलग अलग जगह जो है अलग अलग मेजरमेंट काम में आता था। ठीक है, जैसे अभी आप कई जगह देखने को मिलता भी होगा, आप किसी शहर में बनाना जो है किलोग्राम के हिसाब से मिलते हैं, और जैसे दिल्ली में आप लेने जाओगे तो डजन के हिसाब से मिलते हैं। हमारे राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में किस हिसाब से मिलेंगे, किलोग्राम के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, और दिल्ली में देख रहे हो तो बनाना कैसे मिल रहे हैं, डजन के हिसाब से मिल रहे हैं, दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे हमने शुगर की बात की, चीनी, ठीक है, तो शुगर को किसी जगह किलोग्राम में तोला जाता था, किसी जगह ग्राम में तोला जाता था। अलग अलग देशों में अलग अलग मेजरमेंट का यूनिट था। उससे क्या आता था, उससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उससे प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग जो है एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था, व्यापार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब तक लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी, जब तक एक दूसरे की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक व्यापार भी तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस हुई वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर, ठीक है, जिसमें सारे देश सम्मिलित हुए, और फाइनली ये अडॉप्ट किया गया कि इस पूरे विश्व में क्या फॉलो किया जाएगा, एसआई सिस्टम फॉलो किया जाएगा। एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो किया जाएगा। यानी आप शुगर को कहीं भी तोल लीजिए, मेजर कर लीजिए, उसको किलोग्राम में ही मेजर करना है। ठीक है, चाहे आप चीन में मेजर कर रहे हैं, चाहे आप अमेरिका में मेजर कर रहे हैं, चाहे आप ईरान में मेजर कर रहे हैं, चाहे आप इराक में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप इंडिया में मेजर कर रहे हैं, या फिर इंडिया के ही किसी भी स्टेट में आप मेजर कर रहे हैं, तो वो किलोग्राम में ही है। जैसे तेल है, तेल जो होता है बेटा, चाहे वो खाने का तेल है या वो सिर में लगाने वाला तेल है, तेल या फिर कोई और लिक्विड कुछ है, तो यदि लिक्विड को, जैसे दूध होता है, दूध परचेज करने जाते हो तो क्या बोलना होता है दुकान पर कि 2 लीटर दूध दे दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए। ठीक है, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम लीटर में बोलते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डिसाइड हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, वैसे ही स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सिलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को किस में मेजर किया जाएगा, एसआई यूनिट्स में मेजर किया जाएगा। तो हमारी बुक्स जो है वो भी एसआई यूनिट्स में ही लिखी हुई है। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो कौन सी यूनिट लिखनी है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन जिसको आप और क्या लिख सकते हो, कैपिटल एन, कैपिटल एन लिख सकते हो, या तो स्मॉल एन से शुरू करके न्यूटन पूरा लिख दो, या फिर कैपिटल एन। ये न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, कौन थे ये, सर आइजैक न्यूटन, जो
आपको घटना याद होगी जब प्लेग फैल गया था, ठीक है, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक है, कोरोना महामारी फैल रहा है, वैसे ही पहले प्लेग फैल गया था। तो प्लेग के फैलने के कारण पहले भी जो है स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। तो जो ये सर आइजैक न्यूटन थे, ये जो है एक दिन एक पेड़ के नीचे, एप्पल ट्री था वो, लकीली एप्पल ट्री के नीचे आराम कर रहे थे, अचानक एप्पल नीचे आकर के गिरा। तो सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, और उन्होंने रिसर्च किया और फाइनली क्या दे दिया बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। ये वही सर आइजैक न्यूटन है जिन्होंने फोर्स का कॉन्सेप्ट भी दिया, जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी दिए, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान में हम फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। न्यूटन लिखो या फिर कैपिटल एन लिख दो, ठीक है। हालांकि इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, देखो सीजीएस यूनिट भी होता है, वो भी आप जान लीजिए, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। हालांकि हम सीजीएस यूनिट को यूज नहीं करते हैं, हम किसको यूज करते हैं, एसआई सिस्टम को, एसआई यूनिट को। सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का डायन, ठीक है, डायन क्या होता है, डायन होता है। सीजीएस यूनिट डायन होता है, किसका, फोर्स का, डीवाईएनई डायन, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये बात हो गई फोर्स की, फोर्स क्या होता है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, और फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। वैसे तो देखिए, हम जो इस वैसे तो फोर्स की बहुत सारी टाइप हैं, लेकिन इस क्लास में, क्लास 9 में जो हम बेसिकली इस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यदि फोर्स की बात करें तो दो टाइप के फोर्स हैं। नंबर 1 है बैलेंस्ड फोर्स। नंबर 1 क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स की पहले बात करेंगे बेटा हम। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है ये जान लें। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब, जैसे पहले समझ लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका मास स्मॉल m है। यदि इस ऑब्जेक्ट पर राइट साइड में मान लीजिए F2 फोर्स लग रहा है और लेफ्ट साइड में F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1 का वैल्यू मान लीजिए 5 न्यूटन है और F2 का वैल्यू भी 5 न्यूटन है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल पाएगी, नहीं बदल पाएगी, क्योंकि दोनों साइड में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है। दोनों साइड में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलेगी। यानी यहाँ पर F1 का वैल्यू किसके बराबर है, F2 के बराबर है। लेकिन यदि डायरेक्शन की बात करें, देखो इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, और ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाता है। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो F1 और F2 है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2, यदि इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू F2। अब ये F1 मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर नहीं रहा, ये F2 मैग्नीट्यूड हो गया, और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो F1 इज इक्वल टू F2 आ गया, ठीक है। यानी ऐसे दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं इसको, फोर्सेज इक्वल in magnitude but opposite in directions. Forces equal in magnitude but opposite in directions are known as balanced forces। क्या कहलाते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेज कहलाते हैं। वे फोर्सेज जो कि मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे फोर्सेज क्या कहलाते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेज कहलाते हैं। ऐसे फोर्सेज क्या कहलाते हैं बेटा, बैलेंस्ड फोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है, यहां तक बात। चलिए, और क्या है, और इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। बैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट और इफेक्टिव भी कह सकते हैं और टोटल भी कह सकते हैं, ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेज का रिजल्टेंट या इफेक्टिव या टोटल वैल्यू जो होता है इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है,
रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, देखिए F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, माइनस वेक्टर F2। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यानी इनका जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा जीरो होता है, किसका, बैलेंस फोर्स का। कर लीजिए बेटा, टोटल वैल्यू क्या होगी, जैसे इस केस में टोटल वैल्यू जो निकालोगे आप इन अबव एग्जाम्पल, इन above एग्जाम्पल टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू 5 प्लस -5। समझ रहे हैं बात को, माइनस क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। देखो F1 लिख दिया मैंने 5 न्यूटन, ठीक है, और F2 को लिखा मैंने -5, और देखिए दोनों को जोड़ रहा हूं ना, तो टोटल ही तो आएगा, ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर दिया, लेकिन F2 की जगह क्या आया, -5 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है ना। जनरली हम जो लेफ्ट साइड में होता है ना उसको माइनस लेते हैं, तो इसको माइनस ले लीजिए और इसको प्लस ही रहने दीजिए, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जो लेफ्ट साइड में होता है ना उसको माइनस लेते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको प्लस लेते हैं, ध्यान रखिए। तो -5 प्लस 5 क्या आ गया बेटा, जीरो। यानी रिजल्टेंट और टोटल वैल्यू ऑफ बैलेंस्ड फोर्स हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या काम कर सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड, ध्यान रखिएगा, बैलेंस्ड फोर्सेज कैन नॉट चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलती है बैलेंस फोर्स अप्लाई करने से। बट बैलेंस्ड फोर्सेज कैन चेंज, किसे बदल सकते हैं, शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं, शेप और साइज को बदल सकते हैं, कौन, बैलेंस्ड फोर्सेज, ठीक है। शेप और साइज को बदल सकते हैं बैलेंस्ड फोर्सेज। जैसे देखें, ये देखिए इस डायग्राम को जो मैंने पहले दिखाया था, इसमें क्या हो रहा है, ये बॉल है और बॉल को दोनों हाथों से, दोनों पाम से, हथेलियों से दबाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, इधर लगाया गया, इधर लगाया गया। मान लीजिए 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं और 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, तो कैसे फोर्स हो गए, बैलेंस्ड हो गए, मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। एक इधर है, लेफ्ट टू राइट है, तो एक राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या कर रहा है, इसकी शेप और साइज को बदल रहा है। किसको बदल रहा है, शेप और साइज को बदल रहा है। जैसे और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एनसीईआरटी में देखिए, जैसे ये टेबल है, इस टेबल पर देखिए ये बुक रखी हुई है, ये बुक रखी हुई है टेबल पर। यदि इस बुक को इधर फोर्स लगा करके और इधर फोर्स लगा करके मूव करना है, तो मान लीजिए इधर 5 न्यूटन लग रहा है और इधर भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो क्या बुक किसी डायरेक्शन में जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। यदि बुक को मूव करना है तो एक तरफ आपको अलग फोर्स लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन एक तरफ है तो दूसरी तरफ या तो 3 न्यूटन लगाना पड़ेगा, या 4 न्यूटन या 5 न्यूटन लगाना 6 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अब जैसे इस डायग्राम में देखिए बेटा, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये दो ये बच्चा है और ये इसकी मदर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये खिसका रहे हैं, देखिए, लेकिन खिसका नहीं पा रहे हैं। देखिए ये अप्लाई फोर्स है, ये जो एरो है ये अप्लाइड फोर्स है, जो ये दोनों लोग लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर। और ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, जिस जगह ये रखा हुआ है ब्लॉक, उस जमीन पर, जमीन और इस ब्लॉक की नीचे की सरफेस के बीच में, ठीक है, फर्श और इस ब्लॉक की सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जब हम चलते हैं ना बेटा, एक पैर से आगे रखते हैं तो एक पैर पीछे रहता है ना, तो जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही तो चल पाते हैं। हम फोर्स अप्लाई करते हैं आगे की तरफ और फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। फिर उन्होंने फोर्स को और बढ़ाया, ये जब ये अप्लाइड फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया। देखो, जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ा उतना फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, तो अभी भी ये बैलेंस्ड है, अभी भी ये ब्लॉक मूव नहीं होगा।
लेकिन अब देखिए इन्होंने अप्लाइड फोर्स ज्यादा कर दिया लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा नहीं हो पाया, या तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया। तो दोनों ही केस में अब ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो इस केस में ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, इस केस में ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर्सेज को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को भी लिख लो, सेकंड जो कैटेगरी है अनबैलेंस्ड फोर्स उसको भी लिख लें यहां पर, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए अगेन हम एक ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं, ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं। और इस ब्लॉक पर वही ब्लॉक ले लिया जो पहले लिया था हमने। इस ब्लॉक पर ये जिसका मास m है, इस पर हमने मान लीजिए इधर F2 लगाया, और F2 मान लीजिए 7 न्यूटन है जो लगा रहे हो आप, और इधर F1 लगा रहे हो, और ये F1 है 5 न्यूटन। ठीक है, F1 क्या है, 5 न्यूटन है। अब देखिए F1 का जो डायरेक्शन है वो F2 से अलग है या नहीं है, F2 से अलग है भाई, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में ये बराबर नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, F1 F2 के बराबर नहीं है, F1 F2 के बराबर नहीं है, F1 F2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। ठीक है, कैसे कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेज कहलाएंगे। तो इसमें लिख सकते हैं। तो इस केस में ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड में। क्यों मूव करेगा, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में कम है। तो ये ब्लॉक राइट साइड में मूव कर जाएगा, ये ब्लॉक राइट साइड में मूव कर जाएगा। ठीक है, राइट साइड में मूव कर जाएगा, राइट साइड में ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। हाँ बेटे, हम बात कर रहे थे अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स में ये ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, और यहाँ पर देखिए फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और इधर राइट साइड में लग रहा है फोर्स 7 न्यूटन। तो ये देखिए ये 5 न्यूटन 7 न्यूटन के बराबर नहीं है, और डायरेक्शन में लेकिन दोनों अपोजिट हैं, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं, और मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन में अपोजिट हो अनबैलेंस्ड फोर्स, ऐसे भी तो हो सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन ये भी हो सकती है बेटा, ये भी हो सकती है कि ये दोनों फोर्स F1 और F2 इसी डायरेक्शन में लगें, F1 भी इस तरफ लग रहा है और F2 भी इस तरफ लग रहा है, F2 भी इसी तरफ लग रहा है। तो उस केस में भी ये अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगा और यह नीचे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से बैलेंस होगा। ठीक है ना, लेकिन फ्रिक्शन उतना नहीं होगा, नीचे फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा, जैसे कि अभी मैंने दिखाया भाई, अर्थ और इस ब्लॉक के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना उसके अपोजिट लगता है, यानी वो मोशन को अपोज करता है। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये इससे बैलेंस होंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स ये लग रहा है। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स जो है दोनों एक तरफ भी हो सकते हैं। तो इस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F1 का वैल्यू जो है बराबर है F2 के। ठीक है ना, F1 सॉरी बराबर नहीं लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखिए, बराबर नहीं लिख सकते। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, F1 प्लस F2 हो जाएगा, ऐसे लिखिए। तो टोटल फोर्स कितना आया, 5 प्लस 7 यानी 12 न्यूटन आया। कितना आया, 12 न्यूटन। लेकिन जब यहां टोटल फोर्स निकालोगे ऊपर वाले केस में, तो F टोटल कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2, ये होता है फॉर्मूला टोटल फोर्स का। ठीक है, तो F1 क्या है, F1 -5, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम माइनस लेते हैं, और F2 क्या है 7, तो कितना आ गया 2 न्यूटन। तो देखिए जब डायरेक्शन अपोजिट है तो इफेक्टिव फोर्स तो 2 न्यूटन लग रहा है, तो उस 2 न्यूटन की वजह से ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, बाकी 5 न्यूटन तो इससे बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही इसमें ये जो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ये इस 12 न्यूटन की वजह से होगा। केवल 12 न्यूटन नहीं होगा, 12 न्यूटन में से ये फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर दो, उस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर जाएगा। तो देखिए फ्रिक्शनल जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होते, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, और
सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन? डेफिनेशन यदि हम लिखें किसकी, अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो फोर्सेस नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, forces not equal in magnitude, not equal in magnitude and also may be along same direction or in opposite directions. Forces not equal in magnitude and also may act, लगेंगे, ठीक है, may act, इसको हटा दो, forces not equal in magnitude and also may act along same direction or in opposite direction, ठीक है, are known as unbalanced फोर्सेज। कैसे कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेज कहलाएंगे। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट जिसको आप इफेक्टिव भी कह रहे हो, जिसको आप टोटल भी कह रहे हो, ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज का जो टोटल फोर्स होगा इज नॉट इक्वल टू 0। टोटल फोर्स 0 नहीं आएगा, यानी F1 प्लस F2 ये कभी भी 0 नहीं होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में ये 0 नहीं होगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में ये 0 नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा इस केस में 2 न्यूटन आ रहा है, इस केस में 12 न्यूटन आ रहा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है कभी भी 0 नहीं होता। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या काम कर सकता है? अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन बदल सकता है, ठीक है। ऑल्सो कैन चेंज शेप, साइज और डायरेक्शन, शेप साइज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को बदल सकता है, साइज को बदल सकता है, डायरेक्शन को बदल सकता है, ठीक है। जबकि बैलेंस्ड फोर्स जो है शेप और साइज को बदल सकता है, केवल डायरेक्शन नहीं बदलेगा उसमें, ठीक है ना। तो पोजीशन यहाँ पर हमने लिखा था ना, बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ आगे लिख सकते हो ऑल्सो इट कैन नॉट चेंज, बैलेंस्ड फोर्स के केस में लिखा रहा हूं मैं, ऑल्सो इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन को नहीं बदल सकता, ठीक है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स सारे काम कर सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है, शेप को भी बदल सकता है, साइज को भी बदल सकता है, पोजीशन को भी बदल सकता है, सारे काम हो सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा। अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स में एक केस और हो सकता है, क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में जरूरी नहीं है कि, जैसे हमने 2 केस यहाँ पर लिए, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब ये दोनों जो फोर्स है ना, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, ये सेम मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ फोर्स की। किसकी बात हो गई? टाइप्स ऑफ फोर्स की। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताऊं किसके, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्सेज के। देखिए जरा, ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है बेटा। ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसको दोनों तरफ से 2 व्यक्ति खींच रहे हैं, इधर ये खींच रहा है और इधर से ये व्यक्ति खींच रहा है। ये किसी चेन से बंधे हुए हैं और इस ब्लॉक को
दोनों इक्वल फोर्स लगा करके एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या ब्लॉक मूव कर पाएगा? नहीं। ब्लॉक स्टेज स्टेशनरी, ब्लॉक किस में रहेगा? स्टेशनरी में रहेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि देखिए ये भी एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। ये आपने कई बार अपने स्कूल टाइम में रस्सा खींचना ये आपने कंपटीशन किया होगा कई बार, ठीक है, या बचपन में कभी खेले होंगे। तो इसमें देखो तीन तीन मेंबर हैं दोनों टीम में, एक रस्से को खींच रहे हैं और तीनों इस तरफ के तीनों मेंबर और इस तरफ के तीनों मेंबर सेम फोर्स लगा रहे हैं, यानी दोनों टीम बराबर पावर लगा रही है, ठीक है। दोनों टीमों में जो है कोई भी हल्की टीम नहीं है, ऐसा नहीं कमजोर टीम हो कोई, दोनों टीम बराबर का फोर्स लगा रही है। इसलिए रस्से को ये किसी भी कोई भी दोनों में से कोई भी टीम एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी। जैसे कि बैलेंस्ड फोर्स ने ये क्या किया, बॉल को शेप और साइज बदल दिया, ये बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। लेकिन यदि अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स की यदि हम बात करें तो जैसे हम रस्से वाला ही एग्जाम्पल ले लें, रस्से वाला एग्जाम्पल लें अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में। अब देखो क्या हो रहा है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल है। इसमें ये देखिए 3 लोग हैं और ये दूसरे 3 लोग हैं, तो ये देखिए ये वाले ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, ये लोग जो है भारी पड़ रहे हैं और ये टीम हल्की पड़ रही है। तो इसलिए ये जो टीम है, इस टीम ने इन तीनों व्यक्तियों को अपनी तरफ खींच लिया, खींच रहे हैं ना, चले आ रहे हैं। तो देखिए ये पैर बता रहे हैं ना कि भाई ये तो इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये पीछे का पैर, आगे का पैर ऊपर हो गया यानी ये पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, और इनमें देखिए पीछे का पैर ऊपर हो गया यानी इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो यानी इस टीम ने इस टीम को अपनी तरफ खींच लिया। तो इसका मतलब कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है? ये वाली टीम, लेफ्ट में जो टीम है ये ज्यादा फोर्स लगा रही है और राइट वाली टीम जो है कम फोर्स लगा रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये बात हुई बेटा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि फोर्स क्या है, उसका यूनिट क्या है और फोर्स के टाइप्स के बारे में जाना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद।